ये जो छठा भाव है, ये एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छठे भाव का संबंध स्ट्रगल से है। जीवन के स्ट्रगल के साथ लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कर्जा, सभी का संबंध जो है छठे भाव से है। शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स डाइजेशंस के लिए जिम्मेवार हैं, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, किडनी, ये सभी के सभी, इसमें स्प्लीन भी आ गई, इनका संबंध छठे भाव से है। ये एक ऐसा भाव है जिसके अंदर हम ये तीनों ऑर्गन्स को देखते हैं। अगर छठा भाव अच्छा ना हो तो इन ऑर्गन्स में तकलीफ आना शुरू हो जाती है। जैसे कि किसी के फैटी लीवर हो रहा है, किसी के डायबिटीज हो रही है, इन सब के पीछे जो है ये हमारा छठा भाव ही जिम्मेदार है। ये एक ऐसा भाव है जिसे विश्लेषण का भाव भी कह सकते हो। ये एनालिटिकल हाउस है। ये एक ऐसा भाव है जो दूरंदेशी का भाव है। दूरंदेशी कहते हैं दूर की सोच, यहीं से पैदा होती है। घर का नौकर छठे भाव से ही आता है। हमारी कमर, पीठ, पेट से रिलेटेड तकलीफ छठे भाव से देखे जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे दुश्मन, हमारे वो दुश्मन जो हमारे सामने होते हैं, जिनसे हम या तो आमने सामने की फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, या मुकदमेबाजियां लड़ते हैं, या वो लोग जो हमसे ईर्ष्या खा जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनका संबंध भी छठे भाव से ही है। छठा भाव भाग्य की गिरावट है। किसी व्यक्ति का छठा भाव एक लेवल से ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो भाग्य पक्ष कमजोर पड़ जाएगा। ये एक प्रकार से गहराई का प्रतीक भी है, इसीलिए इसे पाताल लोक भी कहा जाता है। और अपने घर में देखें तो घर में कुछ लोग, पहले पुराने लोग धन छिपाने के लिए तहखाने बनाते थे, आज भी बना लेते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा है। बेसमेंट में जाकर के या कुछ चीजें छिपाने के लिए जो तहखाने बनता है, उसका संबंध भी छठे भाव से है। कुएं का संबंध भी छठे भाव से है। लाल किताब में आएगा कि कोई छठे भाव की रेमेडी करनी हो तो उन चीजों को कुएं में डालने का प्रावधान बताया गया है। पर आजकल कुएं बचे नहीं, तो उस रेमेडी का भी अल्टरनेट देखना पड़ेगा। अदरवाइज छठे भाव का संबंध कुएं से है, इसीलिए इसे पाताल लोक भी कह दिया जाता है। पाताल लोक मैंने जमीन के नीचे का लोक। ये कर्जे का घर भी है, और जो लोग कर्जा देते हैं ये उसका भाव भी है। यानी कि कर्जा उसी को मिलेगा जिसका छठा ठीक ठाक होगा। अगर छठा भाव कमजोर होता है तो उन लोगों को फिर कर्जा भी नहीं मिलता। इस घर का दो ग्रह होते हैं मालिक, एक है बुध और एक है केतु। लाल किताब ने छठे भाव के केतु को केतु का हेडक्वार्टर कहा। यानी कि केतु ग्रह के लिए छठा भाव उसका हेडक्वार्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुध केतु के दोनों के संयोग से है। अब यहां पर हमें समझना होगा, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अच्छा है
तो ये जितनी भी छठे भाव से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कर्जा है, शत्रु बाधा है, मानसिक परेशानियां हैं, पति पत्नी का सेपरेशन है। पति पत्नी का जो सेपरेशन होता है, जब हम लोग तलाक को देखते हैं, तो तलाक भी जब ही होगा जब छठा भाव चाहेगा, ऐसे तलाक नहीं हो जाता। तो छठा भाव में तलाक के मामले में छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन लेकर के आया कि जी तलाक होगा कि नहीं होगा, तो छठे भाव को देखना होगा। अगर बुध और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये स्ट्रांग है, तो व्यक्ति इन चीजों से बाहर निकल जाता है। और नहीं तो अगर ये ग्रह खराब होते हैं तो फंस जाता है अपनी बुरी दशाओं में, फिर वो फंस के खड़ा हो जाता है। छठे भाव का संबंध नौकरी से भी है। छठे भाव का संबंध नई नौकरी लगने से भी है। छठा भाव का संबंध व्यापार के ज्ञान से भी है। अब ये समझना ध्यान से, व्यापार से नहीं है इसका संबंध, व्यापार के ज्ञान से है, नॉलेज है। क्योंकि एक सीधा सा कंसेप्ट है, व्यापारी अच्छा कौन? वही व्यापारी अच्छा होता है जो आने वाले समय का पहले से अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाले समय में मार्केट कैसी रहेगी, आने वाले समय में कोई बिजनेस किस तरीके से काम करने लगेगा। उसके हिसाब से ये लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं पहले से, तो ये फर्स्ट मूवर्स हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में सन 2000 के करीब एक कंपनी आई थी, एमवे, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी। ये 98 या 2000 में आई होगी, सन 2000 में, पर हो सकता है पहले आई हो, मुझे 2000 में पता चला था। हो सकता है 98 में आई हो। तो आप ये देखिए, उस कंपनी के आने के बाद बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग की, बहुत सारे व्यापार आए, और जो अर्निंग वो करके चला गया ना, बाकी वाले नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता आजकल, पर और आजकल कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाने की सोच ले तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग फर्स्ट मूवर्स थे। वो बहुत अच्छा अपना अर्न कर गए, बहुत अच्छा कमा खा गए। तो जो भी व्यापार के अंदर सबसे पहले कोई कंसेप्ट लेके आता है, वो ज्यादा गेन कर जाता है, ज्यादा फायदे में आ जाता है। तो छठा भाव इसी बात के ज्ञान को दिखाता है। जैसे आप ज्योतिष के फील्ड में हैं, आप अगर ये दिमाग लगाने में कामयाब हो जाएं कि आने वाले 2 या 3 सालों में लोग किस तरीके से कंसल्टेशन लेंगे, एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से देखी जाएगी, तो आप पहले से ही तैयारी कर सकते हो। जैसे हमें लगता है कि हम इस मामले में बहुत कमजोर हैं, कि हमें तो अंदाजा लगता ही नहीं कभी इस बात का कि ऊंट किस करवट बैठेगा। जब दुनिया बहुत आगे पहुंच जाती है तब हम पीछे से चालू होते हैं, अच्छा ऐसा ऐसा है। ऑनलाइन जो है बहुत स्ट्रांगली आ गया, तो हमने ऑनलाइन शुरू किया। हम्म ऑनलाइन के मामले में भी हम पीछे हैं। तो कहने का मतलब छठा भाव जो होता है, ये आपको व्यापार संबंधी नॉलेज पैदा करता है। इसको व्यापार मत समझ लेना, व्यापार सप्तम भाव से आएगा, 10म भाव से आएगा, पर व्यापार का नॉलेज छठे का देन है। और उसका लॉजिक मैंने बता दिया है, क्योंकि अभी अभी मैंने लिखवाया है, दूर अंदेशी, यानी कि पहले आने वाले समय का पहले से ही अंदाजा लगा लेना। अपने शत्रुओं को बिल्कुल सेट करके रखना, सेट करके रखना मतलब हाँ, उनको भी संभालना है। अपने कंपटीटर को की पोजीशनिंग सही तरीके से करके चलना, ये छठे के देन है कि आपके दुश्मन जो है, आपके जो शत्रु हैं, बेचारे परेशान होते फिरें, टेंशन में रहें कि भाई किससे मुकाबला हो गया, ये आदमी कौन आ गया,
ठीक है, तो इसलिए छठे में ये सब चीजें आती हैं। अब हम चलेंगे सप्तम भाव पर, जो कि मजेदार भाव है। उसके ऊपर तो हमने एक नया कोर्स भी शुरू कर दिया, स्पेशल। तो सर इतना डायरेक्शन, तो नहीं। डायरेक्शन सिक्स्थ का। हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर डायरेक्शन। अच्छा, जो वैदिक ज्योतिष पढ़े हुए हैं ना भैया, मैं डायरेक्शन के मामले में वैदिक ज्योतिष में डायरेक्शन अलग दी हुई है, लाल किताब की डायरेक्शन भाव के अनुसार अलग दी हुई है। ये मैं पहले क्लियर करूं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब ये क्या हो गया, है ना। तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि लाल किताब में मकान कुंडली बनती है, और मकान कुंडली में यही फार्मूला अप्लाई होगा। जिस हाउस में मैंने जोन सी डायरेक्शन लिखवाई है वही डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में पहले ही डायरेक्शन लिख लो आप, टेंशन ही खत्म, जो अपन भूल जाते हैं ना। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। वैसे तो ये डायरेक्शन जो है ना, ये राहु की डायरेक्शन मानी जाती है, इसीलिए ये बड़ी मान्यता है। जो सप्तम भाव है, ये विवाह का भाव होता है, पति पत्नी का भाव होता है, घर गृहस्थी का भाव होता है। तो इनके बीच में राहु कभी नहीं आना चाहिए, है, नहीं तो सारा मामला बिगड़ जाता है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अगर किसी के हाउस में साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो वो पति पत्नी के संबंधों में दिक्कत आती है। दूसरा, सप्तम भाव शुक्र का भाव है। ये जमीन शुक्र की है और मकान बुध का है, यानी कि शुक्र और बुध, ये दो ग्रह मिलकर के इस हाउस को चलाते हैं। हमेशा याद रखना, सप्तम भाव को कौन चलाता है? शुक्र और बुध मिलकर के चलाता है। कैसे चलाते हैं? जैसे आपने पुराने जमाने में आटा पीसने की चक्की देखी होगी, तो पत्थर की चक्की आती थी गोल, और महिलाएं क्या करती थी, वो चक्की पीसती थी, गेहूं डालती थी, और एक खूटा होता था, और खूटे को घुमाती थी। और किसी के यहाँ पर खूटा वो लकड़ी का होता था, किसी के लोहे के भी होता था। तो खूटे को घुमाती थी, गेहूं डालती थी यानी अनाज डालती थी, और आटा पिस जाता था। बड़ी मेहनत लगती थी। आजकल की भी महिलाएं अब चक्की चला रही हैं, पर जब पीसीओडी हो जाता है या मोटापा बढ़ जाता है तो चक्की चलाती हैं। और कौन चलवाता है? बाबा रामदेव चलवाता है, कहता है चलाओ चक्की, है, फिर वो दोनों हाथों से चक्की चलाते हैं। तो चक्की पहले चला रही थी, बिल्कुल फिट थी। ये जो चक्की है, इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट शुक्र का है, एक पार्ट बुध का है। और इसको जो इसमें ये जो खूंटा गड़ा हुआ है, जिसको पकड़ के घुमाया जाता है, ये खूंटा शनि का है। अर्थात शुक्र और बुध, केवल ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। शुक्र और बुध दोनों केवल मिलके घर गृहस्थी नहीं चला सकते। घर गृहस्थी चलाने के लिए शनि रूपी खूंटा भी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा, भाई आज तक तो हमने सुना था पति पत्नी के बीच में केवल प्रेम होना चाहिए, पर ये शनि का खूंटा क्या काम करे? देखो, एक होती कहानियां, कविताएं और फिल्में। कविता, कहानी और फिल्म, इनमें तो शुक्र बुध मिलकर के भी घर गृहस्थी चला लेते हैं। परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में जब तक शनि घर गृहस्थी में इन्वॉल्व नहीं होगा, किस रूप में? शनि का काम सुन लो पहले क्या है। शनि हाईली मेटलिस्टिक प्लेनेट है। शनि के आशीर्वाद से ही व्यक्ति कमाता खाता है। शनि ही
हमारे घर परिवार के अंदर मेटेलिस्टिक चीजों को जोड़ता है। हमारे घर में कुर्सी, मेज, सोफा, ये सब है मेटेलिस्टिक चीजें। इनका जब तक शनि महाराज का आशीर्वाद नहीं होता, ये चीजें बढ़ती नहीं है। रुपए पैसे कमाने की अकल शनि ग्रह के द्वारा दी जाती। फिर है उससे भी बड़ी बात, धैर्य। धैर्य जो है शनि में सबसे ज्यादा है। आप 7 प्लैनेट्स को देखो तो सब में ज्यादा बड़ा धैर्य है, वो शनि का धैर्य है। इसीलिए जो शनि ग्रह है वो बिल्कुल ठंडा माना जाता है। वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बर्फीले तूफान चलते हैं शनि ग्रह पर। ठंडा है, एकदम कूल कूल है। देखो, और आम जन साधारण में शनि देव की क्या छवि बनी हुई है। बड़े क्रूर हैं, बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। जब हम ज्योतिष में पढ़ते हैं तो कहते रहे वो तो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हैं, एकदम धैर्यवान है, एकदम दयावान है, न्याय प्रिय हैं, गरीबों के मसीहा हैं, घर गृहस्थी चलाने वाली चक्की के खूंटे हैं, पैसा कमाने की अकल देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का वरदान देते हैं। जब घर गृहस्थी में पैसा आता है, धन आता है, सामान जुड़ता है, तो घर संसार चलता है। अगर पति पत्नी में से दोनों में से कोई भी ना कमाए तो क्या घर गृहस्थी चल सकती है? नहीं चल सकती। शनि ग्रह नौकरी के सबसे बड़े कारक ग्रह हैं। शनि ग्रह टेक्निकल नॉलेज के सबसे बड़े ग्रह हैं। तो जब तक ये चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक घर गृहस्थी ढंग से नहीं चलेगी। इसीलिए लाल किताब कहती है, अगर शनि सप्तम भाव में है तो उसे उच्च का माना गया है। शनि सप्तम भाव में उच्च के हो जाते हैं। तो ये सप्तम भाव जहां पे शनि उच्च के हैं, वहीं पर सूर्य भगवान नीच के हो जाते हैं, नीच राशि में चले जाते हैं। और ये लड़के की कुंडली हो तो उसकी पत्नी का स्थान, और लड़की की कुंडली हो तो उसका पति का स्थान कहलाता है। ये अपनी बेटी, अपनी पोती, पोती होती है जो बेटे की भी बेटी होती है, उसे पोती बोलते हैं, और अपनी बहन का संबंध सप्तम भाव से होता है। ऐसे वो जानवर जिनके सींग ऊपर की तरफ उठे हुए ना हो, छोटे सींग आप कह सकते हो, उनका सभी जानवरों का संबंध सप्तम भाव से है। ऐसा धन जो बिना कमाए हमें मिल जाए, यानी कि बुजुर्गों का कमाया हुआ हो और हमें प्राप्त हो जाए, उसका संबंध भी सप्तम भाव से ही होता है। जितने भी फलदार वृक्ष हैं और वो फल जिसमें गुदा बहुत ज्यादा होता है, उनका संबंध भी सप्तम से ही होता है। इसीलिए ये सप्तम भाव हमारी डे टू डे इनकम का हाउस भी है। ये पार्टनरशिप का घर भी है। अगर आपको व्यापार में पार्टनरशिप करनी हो तो भी सप्तम भाव का ही अध्ययन करना होगा। कितनी शादियां होंगी, ये बात भी सप्तम भाव ही डिसाइड करेगा। बाकी तो जो लोग हमारे मैरिज एस्ट्रोलॉजी में हैं, उनको बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसके बारे में मिलेगी, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक हमारा वहां पर चल रहा है। और अभी केवल मात्र एक ही क्लास हुई है, तो वहां पर बहुत विशेष वो है। अब हमें ये समझना है, ये सप्तम भाव व्यापार का भी है।
अब यहां पर तीन ऐसे ग्रह हैं, सूर्य ग्रह सप्तम भाव में, बृहस्पति ग्रह और राहु ग्रह। ये तीन ग्रह अच्छे नहीं होते। बड़े कमाल की बात है। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में हो जाता है, बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो घर गृहस्थी में विघ्न पैदा करता है, और राहु आ जाए तो पति पत्नी के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये भाव हुआ नहीं था क्या पहले? नहीं हुआ? अच्छा, नहीं नहीं सर, सर। बहुत बढ़िया। तो ये सप्तम भाव के बारे में हमारी चर्चा थी। हाँ, जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिन इन्फेक्शंस, यूरिन ब्लैडर, यूरेटर, इनका संबंध सप्तम भाव से होता है। अब चलते हैं हम अष्टम भाव की तरफ। ये बड़ा ही जबरदस्त भाव है। जितनी भी चीजें छिपी हुई हैं और जो वैदिक में समझाया है, वो लब लब लाल किताब में भी वही समझाया है, पर इधर देखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है लाल किताब में। जितनी भी चीजें जो छिपी हुई हैं, या वो सभी चीजें जिन्हें छिपा करके रखा जाता है, उनका संबंध अष्टम भाव से। तो याद करने का कितना बढ़िया तरीका, जो चीजें ऑलरेडी छिपी हुई हैं या जिन चीजों को छिपाया जाता है, उन सभी का संबंध अष्टम भाव से। चाहे वो गुप्त ज्ञान हो, चाहे गुप्त प्रेम संबंध हो, चाहे वो मनोविज्ञान का विषय हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे जादू टोना हो, चाहे भूत प्रेत हो या जादू हो, किसी भी प्रकार का कोई रहस्य हो, जमीन के नीचे जो छिपे हुए रतन हो, मेटल्स हो, पत्थर हो, जो जमीन के नीचे है पर ऊपर से दिखाई नहीं देता, शरीर का वो भाग जिसके द्वारा हम मल भार निकालते हैं, शरीर की वो क्रियाएं, वो अंग जिनके द्वारा हम मल मूत्र बाहर निकालते हैं, सबका संबंध अष्टम भाव से है। अष्टम भाव का संबंध असाध्य रोगों से है। अष्टम भाव का संबंध वैराग्य से है। अष्टम भाव का संबंध भय से है, ह्यूमिलेशन से है। अष्टम भाव बड़ा ह्यूमिलेट करता है इंसान, भय पैदा तो करता ही करता है। और जितनी भी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, जिनको मैं असाध्य रोग कहता हूं, असाध्य का मतलब जिसको ठीक करना बड़ा नामुमकिन हो जाए, क्रॉनिक डिसीजेस, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली डिसीज, उनका संबंध भी अष्टम भाव से होता है। इसीलिए लाल किताब इसे मौत का घर भी कह देती है, शमशान भूमि भी कह देती है, कि वीराना। तो जो भी हमारे शहर में, गांव में वीरान जगह पड़ी है, जहां लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है, वो सभी जगहें अष्टम से प्रभावित मानी जाती हैं। अंधकार का कमरा, अंधेरे वाली जगहें, या वो जगह जिसका सही सही रास्ते मालूम ना पड़े, उनका संबंध अष्टम भाव से है। यह शमशान भूमि की जहरीली जमीन भी से कहा गया है।
जो मिट्टी जली हुई है, लाशें जलाने के कारण जो मिट्टी जल गई है, वो मिट्टी अष्टम भाव से संबंधित। वहां कोई बहुत अच्छी खेती नहीं होती, तो वहां कैसे कि क्या चीजें उग सकती? कैक्टस, या अष्टम भाव से संबंधित। ये पौधों के बारे में बताया गया है कि कैक्टस का संबंध जो होता है अष्टम भाव से होता है। इसीलिए वास्तु में आप लोगों ने सुना होगा भाई घर में कैक्टस मत लगाओ। वो इसीलिए कहते हैं कि अष्टम का प्रभाव बढ़ जाएगा अगर आप कैक्टस लगाओगे तो। कैक्टस का पौधा अपने घर में रखोगे तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो डिटैचमेंट क्रिएट करता है। ये सेपरेटिव प्लान, सेपरेटिव हाउस होता है। और जितने भी जहरीले जीव जानवर होते हैं जो अक्सर अंधेरे में रहते हैं, जैसे अपना वृश्चिक, बिच्छू, यानी कि बिच्छू, सांप, सांप, कोई भी जहरीली जीव जंतु, सबका संबंध जो है ये अष्टम भाव से है। अष्टम भाव को लाल किताब ने किस्मत का धोखा कहा है। अर्थात किस्मत जब धोखा देती है तो अष्टम के थ्रू देती है। अष्टम जब गड़बड़ा जाता है जिन लोगों का, तो किस्मत धोखा दे जाती है। पूर्व जन्म के जितने भी उल्टे सीधे कर्म है, सबका संबंध अष्टम भाव से है। पिछले जन्म के साथ आई हुई बीमारियां, उनका संबंध भी अष्टम भाव से ही है। और रीढ़ की हड्डी की समस्या, ये भी अष्टम भाव से ही है। ऑफिस में जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा या बुरा एटमॉस्फेयर होगा, ये बात जो है अष्टम भाव बताएगा। अभी हम 9वें भाव पे चलते, सॉरी भूल गए। अष्टम भाव का संबंध मंगल ग्रह से है। ये जो जमीन है ये मंगल की जमीन है और शनि का मकान है। इसलिए जिन लोगों का मंगल और शनि दोनों शुभ होते हैं और अच्छे होते हैं, उनकी आयु वैसी लंबी होती है। शनि जितना अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा कुंडली में, उसका आयुष्य उतना ही अच्छा होगा। इसलिए अष्टम भाव में जब शनि आता है तो उसको लोग कह देते हैं अच्छी आयु है इसकी, लंबी आयु, कि तुमसे छोटी उम्र के भी व्यक्ति चले जाएंगे पर तुम बैठे रहोगे यही है। अब वो वैसे तो नेगेटिव सेंस में माना जाता है हमारे समाज में, तो ये है, इट्स नॉट सो गुड, फिर भी अच्छी आयु का प्रतीक है। 9th हाउस को समझना, लाल किताब की शुरुआत जो है एक्चुअल में नवम भाव से होती है। जैसे वैदिक ज्योतिष में अपन पहले भाव से करते हैं, लाल किताब में सबसे पहले जो देखने का नियम है वो नवम भाव है। जैसे वैदिक ज्योतिष में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले लगन देखो, लगन की पावर देखो, तो यहाँ उल्टा है। यहाँ कहते हैं भाई सबसे पहले नवम भाव देखो, तो ये कंसेप्ट याद रहेगा, सबसे पहले नवम भाव देखो। तो ये लाल किताब को प्रेडिक्ट करने का, लाल किताब कुंडली देखने का ये सूत्र मैंने समझा दिया। कई बार कहते जी सबसे पहले हम क्या देखें कुंडली में, सबसे पहले नवम भाव देखो। क्यों? क्योंकि इसे ब्रह्म स्थान बताया गया है, ये कुंडली का सेंटर है। कुंडली का सेंटर का मतलब इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर नवम भाव में जो है जमीन भी बृहस्पति की है और मकान भी बृहस्पति का, टोटल होली सोली इंचार्ज जो जुपिटर है, बृहस्पति है। इसका संबंध हमारी किस्मत से है।
नई नई अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, आपका बॉस, किस्मत की तरक्की उन्नति, इसका सबका संबंध नवम से है। एक तरह से तो ये समझ लो, आजकल की भाषा में बताऊं, कोई एमएनसी का बच्चा हो, एमएनसी में काम करने वाला हो, कॉरपोरेट में काम कर रहा है, तो अगर आप उसके नवम भाव में ये सब चीजें देख सकते हैं, वो कहेगा जी मेरे कैरियर बताओ, मेरे कैरियर में स्टेबिलिटी है कि नहीं है। तो जिसका नवम भाव मजबूत है बच्चे का, उसका कैरियर स्टेबल है, स्ट्रेंथफुल है, ताकतवर है उसका कैरियर। यानी कि अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा है, उम्दा है, उसका कैरियर मजबूत है। अब प्रश्न उठेगा जी, अगर वो महिला जिसका बृहस्पति अच्छा हो और वो नौकरी ना करती हो तो क्या माने? तो समझो कुछ बृहस्पति ज्यादा ही बढ़िया है कि बिना कमाए मिल रहा है। तो ये समझ लीजिए कि उसका पति बहुत अच्छी अर्निंग करने वाला, और उसको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर वो काम करेगी भी तो अपनी खुशी से, अपनी मनमर्जी की मालकिन होगी, कि मन किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो, क्योंकि घर में इतना पैसा आ रहा होगा कि नौकरी का पैसा बहुत थोड़ा होगा। या तो कहेंगे यार इस नौकरी से तो बेटर अपने घर में ही बैठो, है इतने तो मियाँ जी एक साइन मार के ले आते हैं जितना अपन महीने में लेके आएंगे। तो उनके हस्बैंड इस लेवल पे जाकर के काम करें। तो ये कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अगर लड़की की कुंडली है, नवम भाव मजबूत, आप में से किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा क्यों? क्योंकि नवम भाव का संबंध पति के सुख से है। पति का कौन सा सुख? कमाई वाला सुख। पति के कमाई का सुख वो नवम भाव से है। लड़के के लिए कोई ऐसा भाव नहीं बना, ये लड़कियों के लिए स्पेशल है। लड़के के लिए कोई स्पेशल भाव नहीं बना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें कमा कमा के देगी तो फलाने भाव से देखो, है वो एक्स्ट्रा नहीं है, महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा है। तो चलो शुक्र यही मनाओ कि लड़की की अगर कुंडली है और उसका बृहस्पति अच्छा है, नवम भाव अच्छा है, इसका मतलब वो भाग्यशाली, सौभाग्यवती, उसको पति का सुख भी मिलता है और पुत्र का सुख भी मिलता है। ऐसी महिलाओं को बेटा भी उनका बड़ा आज्ञाकारी होता है। तो नाइन्थ हाउस का संबंध हायर एजुकेशन से है, और साथ में उसे गुरु कैसे मिलेंगे, टीचर कैसे मिलेंगे, मेंटोर कैसे मिलेंगे, गाइड कैसा मिलेगा। जिनका ये पीड़ित होता है तो दो घटनाएं घटती हैं, ध्यान रखना। जिनका नवम भाव पीड़ित होता है, या तो उनको अच्छा गुरु नहीं मिलता, और अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो गुरु से झगड़ा कर लेंगे। ये सीधा और स्पष्ट निशानी है नवम भाव के खराब होने की। नवम भाव हायर एजुकेशन के साथ साथ उच्च लेवल का आध्यात्मिक ज्ञान भी है। ये आपको परोपकार की कहानी भी बताता है कि इंसान कितना परोपकारी हो। परोपकार का मतलब दूसरों पर उपकार करने वाला। तो 75% ताकत जो रखता है, नवम भाव रखता है परोपकार करने की, यानी दूसरों को मदद पहुंचाने का काम। और 25% ताकत लगन रखता है। जो लोग एनजीओ बनाते हैं, और वास्तव में मैं ईमानदार एनजीओ की बात कर रहा हूँ, भ्रष्ट एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वास्तव में आम जन साधारण की सेवा करने के पर्पस से जो लोग एनजीओ बनाते हैं, तो कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी मैं एनजीओ बनाऊं कि ना बनाऊं। तो आपने जब भी नवम भाव ही देखना है। अगर नवम भाव अच्छा होगा तो उसका एनजीओ कामयाब हो जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। नहीं तो नवम भाव अगर गड़बड़ हो गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रूहानी ताकत
मीन्स स्पिरिचुअल पावर्स का संबंध भी नवम भाव से है, यानी कनेक्शन विद गॉड। इसीलिए तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, धार्मिक पर्पस से की जाने वाली यात्राएं नवम भाव से आती हैं, और जो समुद्री यात्राएं होती हैं वो अष्टम भाव से आती हैं, और हवाई जहाज एरोप्लेन की जो यात्राएं होती हैं वो 12वें भाव से होती हैं, और जो लोकल ट्रांसपोर्ट से छोटी छोटी दूरी पे होती है वो तीसरे भाव से होती हैं। तो जो आध्यात्मिक पर्पस से की गई यात्राएं जो हैं, उनका सबका संबंध नवम भाव से है। इसीलिए इसे धर्म भाव भी कहा गया है। तो जिसका नवम भाव अच्छा होगा वो तीर्थ यात्राएं भी जीवन में बहुत करता है। एक प्रकार से ये मानसिक जागृति का भाव भी है। लाल किताब में एक कंसेप्ट आएगा बुनियाद का और मदद का ग्रह। बुनियाद, बुनियाद का मतलब होता है नींव। तो वो सूत्र क्या है? हर ग्रह, सॉरी, हर भाव से नौवां भाव उस भाव की बुनियाद होता है, नींव होता है। तो जैसे पहला भाव है, पहले भाव से अगर आप 9 नंबर तक गिरेंगे तो नवम भाव आएगा। तो नवम भाव बुनियाद है। किसकी बुनियाद है? पहले भाव की। तो यानी कि जो चीजें पहले भाव में आपको समझाई गई थी वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपको मिलेंगी, ये 9th हाउस डिसाइड करेगा। क्योंकि जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही बड़ी और ऊंची इमारत आप उस नींव के ऊपर लगा सकते हैं। अगर नींव कमजोर होगी तो आप ज्यादा बड़ी और मजबूत इमारत नहीं बना सकते। जिन लोगों की कुंडलियों में नवम भाव खोखला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, उनको ये सब चीजें नहीं मिलती और पहले भाव के सुखों में भी कमी आ जाती है। फर्स्ट हाउस वाले में मैटर में भी प्रॉब्लम्स फंस जाती है। ये एक ऐसा घर में, अगर हम कहें तो हम इसे बुजुर्गों का कमरा भी कह सकते हैं। जो हमारे जहां पर भी जिस स्थान पर बुजुर्ग रहते हैं उस कमरे का संबंध भी नवम भाव से हो जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बुजुर्ग माता पिता को जागृत देवी देवता कहा गया है। तो जहां बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं वही तीर्थ स्थान। तो जहां पर बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं वही कमरा तीर्थ के रूप में होता है। कनेक्शन समझिए आप, डॉट्स को कनेक्ट करना सीखिए। नवम भाव तीर्थ स्थान था, नवम भाव भाग्य था, नवम भाव उच्च शिक्षा है, नवम भाव गुरु का आशीर्वाद है, और नवम भाव परमात्मा का आशीर्वाद है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं और जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं दिल से, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का, ये समझ लो। जिनके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद होता है ना, उन्हीं लोगों को अपने बुजुर्ग माँ बाप का सेवा करने का मौका मिलता है। जिनके पुण्य कर्म जागृत होते हैं उनको ही ये मौका मिलता है। जो लोग माँ बाप को छोड़ करके अलग शहरों में बसे पड़े हैं उनको ये मौका नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता। तो ये समझ लो कहीं ना कहीं परमात्मा के आशीर्वाद में कमी है। नवम भाव का संबंध हमारे पिता की कमाई से है। अगर किसी का देखना हो बाप कितना पावरफुल है तो भी नवम भाव देखेंगे। डॉक्टर के बैठने का कमरा, डॉक्टर के बैठने का कमरा यानी कि डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, उसका संबंध भी नवम भाव से है। क्योंकि वहीं पे तो परमात्मा का अगर आशीर्वाद होगा तो ही तो पेशेंट ठीक होगा। अब वो कहीं बैठा हुआ है और उस जगह पर परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। एक शब्द होता है शिफा,
शिफा का क्या मतलब होता है कि कई लोगों को बड़ा ही सम्मान मिलता है कि वो किसी को राख की चुटकी भी दे दे तो भी बंदा ठीक हो जाता है। कहने का मतलब जैसे मर्जी इलाज कर दे, आए हुए रोगी को ठीक शिफा मिल जाती है। शिफा का मतलब बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये वो भाव भी है। अगर डॉक्टर्स के लिए 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना नवम भाव मजबूत होगा, उसके हाथ में उतनी ही सफा। कहने का मतलब वो जो दवा लिख देगा वही कामयाब हो जाएगी। अब नव किसी तरह से भी बंदा डॉक्टर बन जाए कैसे मर्जी, और नवम भाव गड़बड़ रहे उसका, तो उसके पेशेंट ठीक नहीं होते ढंग से। तो ये डॉक्टर के बैठने का कमरा भी है ये। अगर किसी का घर बिल्कुल चकोर है, हर कोना 90 के एंगल के ऊपर बना हुआ है, 90 डिग्री का है, या आपका घर वर्गाकार या आयताकार है, तो उसका संबंध भी नवम भाव से है। तो नवम भाव ठीक होता है। ठीक होता का मतलब है फायदा मिल जाता है। तो खास करके किसी का अगर नवम भाव पीड़ित हो, नवम भाव गड़बड़ हो, और वो मकान बनाए, तो उससे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आड़ा टेढ़ा मकान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। साफ स्पष्ट कह दे कि भाई हर कोना मेरा 90 डिग्री पे होना चाहिए। जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं ना, कान आ गई दीवार में, थोड़ा सा तिरछापन आ गया है ना, वो देखते थोड़ा दीवार ऐसे जानी थी 90 पे, थोड़ा टेढ़ी चलती है। अब जमीन रोकने के चक्कर में कई बार हम कर देते हैं कि काहे को जमीन छोड़े, तो अपन जमीन नहीं छोड़ते। तो जिसका नवम भाव में पाप ग्रह हो, नवम भाव में गड़बड़ हो, उसे भूल करके भी ऐसा घर नहीं लेना चाहिए जिसके कोने कटे हुए हों, या जिसका घर के चारों कोने 90 डिग्री के एंगल पे ना हो। देखो आप कहेंगे जी क्या नुकसान, नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको हेल्प नहीं मिलेगी 9th हाउस की। और 9th हाउस की हेल्प बहुत बड़ी हेल्प है। एक इतनी बड़ी बात कह दी, गुरु का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद नवम भाव से मिलता है। जिन लोगों का नवम भाव गड़बड़ होता है, वो गुरु से भी झगड़ा कर लेते हैं, भगवान से भी झगड़ा कर लेते हैं, वो उनसे भी कनेक्शन खत्म कर लेते हैं। और जिनका अच्छा होता है उनका कनेक्शन विद द गॉड, वो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल पढ़ते हैं, उनको कोई ना कोई व्यक्ति, महान स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ले आएगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ऐसे लोग मिल भी जाते हैं, अगर नवम भाव गड़बड़ हो, ट्रांसफॉर्मेशन वो नहीं आने देते, कसम खा के बैठते हैं वो कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी हमारी लाइफ, क्योंकि वो उसी के विरोधी हो जाते हैं, उसी से झगड़ा कर बैठते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं नवम भाव से सब। अब जानवरों में जो नील गाय होती है, हंस होता है, हंस है ना, बड़े दुर्लभ होते हैं, दिखाई नहीं देते जल्दी से। नीर क्षीर विवेक है, जिस हंस की क्या क्या काबिलियत बताई गई है, नीर क्षीर। नीर मैंने पानी, क्षीर मैंने दूध। दूध में पानी मिला दो, और जो हंस होगा वो दूध और पानी को अलग कर देगा, यानी इतनी काबिलियत। तो हंस का संबंध भी नवम भाव से है। गुरु के बारे में भी नीर क्षीर विवेक का कहा गया है कि इसका ज्ञान, बहुत गहरा ज्ञान जिसके पास, बुलबुल, पौधों की जड़, इनका संबंध नवम भाव से है। हमारी जांगे, वेदांग, वेद जो पढ़ते हैं, अगर आप वेद पढ़ना चाहते हो तो वेद पढ़ने वाले के लिए जो है नवम भाव ठीक होना चाहिए। नवम भाव में गड़बड़ हो जाएगी, बंदा वेद नहीं पढ़ सकता। तो ये चीजें हैं जो नवम भाव।